आप भी हद करते हैं। शादी बेटे की है, लेकिन सजधज आप किसी दूल्हे से कम नहीं लग रहे। निर्मला जी ने मुस्कुराते हुए अपने पति प्रकाश को आईने के सामने खुद को संवारते देखा तो छेड़ते हुए कहा। प्रकाश जी ने आईने से नजरें हटाई और हंसते हुए बोले, अरे श्रीमती जी, वैसे भी मेरी उम्र का पता ही कहाँ चलता है। सब मुझे समीर का बड़ा भाई ही समझते हैं। और आप आज तो ब्यूटी पार्लर जाकर ही आइए। आखिर बेटे की शादी है, हीरोइन जैसी लगनी चाहिए मेरी पत्नी। प्रकाश जी की बातों में हंसी थी, उत्साह था, पर निर्मला जी की आंखों में नमी थी। ये आंसू थे बीते लम्हों की, जो कभी लौट कर नहीं आने वाले थे। उस दिन की शादी को अब पूरे 2 साल हो चुके थे। घर में अब बस खामोशी थी। और निर्मला जी, जो पहले कभी हंसती थी, अब बस दीवारों को देखती रहती थी। समीर, उनका इकलौता बेटा, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। उसे वंदना नाम की लड़की पसंद थी, जो आज उसकी पत्नी थी। प्रकाश और निर्मला ने खुले दिल से वंदना को अपनी बहू बनाया। कोई विरोध नहीं, कोई सवाल नहीं। उल्टा निर्मला जी ने तो वंदना को बेटी मानकर प्यार देने की ठानी थी। पर वंदना, उसके मन में कुछ और ही था। शादी से पहले ही उसने समीर से साफ कह दिया था, मैं अपनी मर्जी से जीती हूं, किसी के आदेशों पर नहीं। मेरे मम्मी पापा ने आज तक मुझे किसी चीज के लिए टोकने की कोशिश नहीं की। उम्मीद करती हूं तुम्हारे घर में भी कोई नहीं करेगा। समीर ने भी वादा किया था, तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। निर्मला जी ने बहू का स्वागत पूरे दिल से किया। उसे कभी किसी बात की शिकायत न हो, इसके लिए हर दिन खुद ही घर के कामों में लगी रहती। पर बहू ने कभी कुछ करना जरूरी नहीं समझा। 2 महीने बीत गए। निर्मला जी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, घुटनों में तेज दर्द, लेकिन फिर भी वो रसोई में झुकी रही, घर के हर कोने को संभालती रही। एक रविवार सुबह प्रकाश जी जब रसोई में आए और पत्नी को देख बोले, अरे निर्मला, आज भी तुम खाना बना रही हो? कल रात तो घुटनों में दर्द था। बहू कहाँ है? फिर जोर से बेटे को आवाज दी, समीर, जरा बाहर आओ। समीर आते हुए बोला, जी पापा। बेटा, ये क्या हो रहा है? 11 बज गए हैं और तुम अब तक सो रहे हो। रविवार है तो क्या हुआ? कम से कम आज के दिन तो तुम्हारी मां को आराम मिलना चाहिए। बहू क्या कर रही है? निर्मला जी बीच में ही बोल पड़ी, आप भी ना, काम मैं अपनी मर्जी से करती हूं। बच्चों को कुछ मत कहिए। समीर बोला, पापा, पूरी हफ्ते की थकान रहती है, इसलिए आज उठ नहीं पाए। तभी प्रकाश जी ने सख्त लहजे में कहा, अब हर रविवार को तुम्हारी मां कोई काम नहीं करेंगी। बहू से कहो कि घर के काम वो करे। प्रकाश जी की बातें वंदना अपने कमरे के दरवाजे से सुन रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी, शायद कुछ सोच रही थी। एक साजिश शुरू हो चुकी थी। जैसे ही समीर कमरे में पहुंचा, वंदना ने उसे तीखे शब्दों से घेर लिया। समीर, शादी से पहले ही मैंने तुम्हें साफ साफ कह दिया था कि मैं अपनी मर्जी से जिंदगी जीऊंगी। फिर भी आज तुमने चुपचाप सब कुछ सुन लिया। क्या हो गया तुम्हारे उन वादों का जो तुमने मुझसे किए थे? समीर ने धीमे स्वर में कहा, वंदना, ऐसी बात नहीं है। आज पापा बहुत गुस्से में थे, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाया, तो मेरी बेइज्जती हो जाए और तुम बस चुप रहो। समीर, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। आज जो सुना है, उसके बाद मेरा दम घुट रहा है। मुझे अपना अलग घर चाहिए। वंदना ने रोते हुए बैग उठाया और पैकिंग शुरू कर दी। समीर ने उसे रोकने की कोशिश की। वंदना, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ये तुम जानती हो। तो फिर मेरे हिसाब से चलो। मैं तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं रह सकती। मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से चाहिए, वंदना ने साफ शब्दों में कहा। समीर, जो अपनी पत्नी के मुंह में बंध चुका था, ने आखिरकार ये स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों में समीर और वंदना ने नया घर ले लिया
और अपने माता पिता को सूचित किया, अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे। ये सुनते ही प्रकाश जी और निर्मला जी को जैसे कोई गहरा सदमा लगा। निर्मला जी रोती रहीं, गिड़गिड़ाती रहीं। बहू को कोई तकलीफ नहीं होगी, जो वो कहेगी वैसा ही होगा, बस हमारे साथ रहो। लेकिन वंदना ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, हम अपनी खुशी के लिए अलग रहना चाहते हैं और यही हमारी जिंदगी है। समीर का साथ छूटते ही निर्मला जी की आंखों में पहले उदासी आई, फिर सन्नाटा। हालांकि प्रकाश जी के सहारे से वो थोड़ी संभली रहीं, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। कुछ समय बाद प्रकाश जी को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। निर्मला जी को जैसे जमीन खिसकती महसूस हुई। समीर और वंदना रस्में निभाने भर के लिए आए और फिर वापस चले गए। प्रकाश जी की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई थी कि समीर ने फिर वही बात दोहराई, मां, मैं हर महीने पैसे भेज दिया करूंगा, किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। निर्मला जी मन ही मन सोच रही थी, अब तो समीर मुझे अकेली नहीं छोड़ेगा, अब तो वो अपने पिता की जगह लेगा। पर हुआ उसका उल्टा। वंदना ने अपने पति को अपने माता पिता के साथ रहने की पूरी छूट दी थी, लेकिन अपने सास को साथ रखने का कोई सवाल ही नहीं। समय बीता, फिर एक दिन समीर का फोन आया, मां, बेटा हुआ है। निर्मला जी की आंखें चमक उठीं, मन में उत्साह उमड़ पड़ा, मेरा पोता। वो जल्दी से अस्पताल पहुंची, लेकिन वहां एक और दृश्य ने उन्हें भीतर तक हिला दिया। वंदना की मां मोहिनी जी अपने नाती को गोद में लिए बैठी थी। समीर ने मां को देखकर कहा, मां, देखो, बिल्कुल पापा जैसा लग रहा है ना? निर्मला जी ने हंसते हुए आंसू पोंछे, बिल्कुल, ये तो अपने दादा की ही छाया है। कितना प्यारा है मेरा पोता, अब मैं इसका खूब ख्याल रखूंगी। जैसे ही उन्होंने अपने पोते को गोद में लेने के लिए हाथ बढ़ाया, मोहिनी जी बीच में बोल पड़ी, अरे अभी तो ये सो गया है, आप इसे क्यों उठाएंगी? मैं इसे झूले में लिटा देती हूं। उठेगा तो उठा लेना। निर्मला जी की मुस्कान थम गई, वो चुपचाप बैठ गई, बस उस नन्हे को झूले में सोते हुए निहारती रही। कुछ देर बाद मोहिनी जी फिर बोली, बहुत न देखिए, नजर लग जाती है। फिर वंदना ने कहा, मां जी, मेरी मां यहां मौजूद है, वो मेरा और बच्चे का पूरा ख्याल रखेंगी। अस्पताल में भीड़ करने का क्या फायदा, आप अब घर जाइए। निर्मला जी की आंखों में आंसू छलक पड़े, वो कुछ न बोल सकी, बस बाहर निकल आई। घर लौटकर भी निर्मला जी बहुत देर तक रोती रही। हर बार जब पोते की याद आती, वो अलमारी से समीर की पुरानी तस्वीरें निकाल लेती और खुद से कहती, मेरा पोता भी शायद ऐसा ही दिखता होगा। उनकी ममता हर दिन तड़पती रही, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। निर्मला जी का पोता अब 1 वर्ष का हो चुका था। पति के निधन के बाद समीर पहले कभी कभार मिलने आ जाया करता था, लेकिन अब बेटे के जन्म के बाद उसने आना पूरी तरह बंद कर दिया था। कई बार निर्मला जी का मन करता कि बेटे को फोन करें, उससे कहें कि पोते को देखने की इच्छा हो रही है, पर हर बार जब फोन उठाती, वो दर्दनाक घटना याद आ जाती। कुछ महीने पहले जब उन्होंने बेटे को फोन किया था, तो फोन वंदना ने उठाया था। मां जी, आप बार बार फोन करके हमें डिस्टर्ब क्यों करती हैं? समीर तो हर महीने पैसे भेज देता है ना, फिर किस लिए बार बार बहाने से फोन करती है? और फोन काट दिया गया था। उसके बाद उन्होंने कभी फोन करने की हिम्मत नहीं की। इन्हीं तन्हा पलों के बीच एक सुबह की बात है। गुड मॉर्निंग आंटी, कैसी हैं आप? किराएदार तनीषा अपने 1 साल के बेटे गोलू को गोद में लिए ऊपर आई। पति की मृत्यु के बाद निर्मला जी ने घर की पहली मंजिल किराए पर दी थी। जहां तनीषा रहती थी, एक विधवा लेकिन जिंदा दिल। वो रोज सुबह का काम निपटाकर कुछ देर के लिए निर्मला जी से मिलने आती, क्योंकि वो जानती थी उनके चेहरे की मुस्कान पीछे बहुत सी टूटन छिपाए होती है। गोलू को देखकर निर्मला जी मुस्कुरा उठीं, उसे गोद में लिया, प्यार से सहलाया
और आंखें अनजाने ही भीग गई। अरे आंटी, आज फिर उदास? ऐसे तो नहीं चलेगा। रिश्ते जरूरी है, पर अतीत में जीकर खुद को मत खोइए। बेटा, कोशिश तो करती हूं, पर खाली बैठकर दिमाग बहुत कुछ सोचने लगता है। निर्मला जी ने भरे गले से कहा, तो आंटी, खुद को व्यस्त कीजिए। कोई ऐसा काम कीजिए जो आपको पसंद हो। तनीषा की बात पर वो सोच में पड़ गई। अरे हाँ आंटी, एक बात पूछनी थी। क्या पास में कोई डे केयर है? मैं फिर से नौकरी ज्वाइन करना चाहती हूं। लेकिन गोलू को कहाँ छोड़ूं, यही समझ नहीं आ रहा। निर्मला जी ने तुरंत कहा, तो इसमें क्या परेशानी है? तुम गोलू को मेरे पास छोड़ दो। मैं भी दिन भर अकेली रहती हूं। मुझे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। कहते हुए उनकी आंखों में अपने पोते की छवि उभर आई। तो फिर आप बच्चों का होम डे केयर क्यों नहीं शुरू कर देती? तनीषा ने सुझाव दिया। मन भी लगा रहेगा और फालतू बातों से ध्यान भी हटेगा। निर्मला जी हल्के से मुस्कुराई। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन लेकिन क्या आंटी? बेटा, इस उम्र में कोई नया काम शुरू करना आसान नहीं होता। आंटी, उम्र सिर्फ एक संख्या है। जिंदगी तभी चलती है जब हम उसे चलाना चाहें। नया साल आने वाला है। इस बार आप अपने जीवन में भी नया साल लाइए। तनीषा की बातों ने निर्मला जी के भीतर कुछ जगा दिया। उम्मीद, जीवन की नई लौ। तो कल न्यू ईयर सेलिब्रेशन पक्का आंटी? ठीक है बेटा, पार्टी पक्की। निर्मला जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उधर उसी रात समीर और वंदना को भी नए साल की पार्टी में बुलाया गया था। समीर के सहकर्मी विजय ने अपने घर पर डिनर पार्टी रखी थी। वो दोनों अपने बेटे को उसकी नानी के पास छोड़कर चले गए थे। लेकिन विजय के घर पहुंचने के बाद समीर ने विजय के घर जो कुछ भी देखा, वो उसकी आत्मा तक को झकझोर गया। घर लौटने के बाद वो एकदम चुप सा था। रात भर करवटें बदलता रहा। हर बार आंखें बंद करता तो मां और पापा का चेहरा सामने आ जाता। सुबह वंदना के उठते ही उसने कहा, वंदना, अब सोनू भी 1 साल का होने को आया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें भी नौकरी शुरू करनी चाहिए? कमाने वाला मैं अकेला और खर्च इतना ज्यादा। महंगाई भी देखो कितनी बढ़ गई है। वंदना ने तुनक कर जवाब दिया। तो फिर ऐसा करो, अपनी मां को पैसे भेजना बंद कर दो। वैसे भी हर महीने तुम उन्हें जितना भेजते हो उतना खर्च तो वो करती नहीं होंगी। 1-2 महीने ना भेजो तो भी आराम से चल जाएगा उनका। समीर को जैसे किसी ने तमाचा मार दिया हो। वाह वंदना, इस घर में तुम्हारे मम्मी पापा भी तो रहते हैं। उन्हें तो कभी बोझ नहीं लगा। और मां को जो मैं थोड़े बहुत पैसे भेजता हूं, उस पर भी सवाल। वंदना की आंखों में गुस्सा तैर गया। तो अब तुम्हें मेरे मम्मी पापा बोझ लगने लगे हैं? तुम क्या कहना चाहते हो? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उन्हें भी सोचना चाहिए कि वे अपनी बेटी के घर में कब तक रहेंगे। हमारी भी कोई प्राइवेट लाइफ है या नहीं? बातें सुनकर वंदना आग बबूला हो गई। तो सुन लो समीर, अगर मैं नौकरी पर जाती भी हूं तो भी मेरे मम्मी पापा यहां से नहीं जाएंगे। वे मेरे साथ ही रहेंगे। और आज के बाद अगर उनके खिलाफ एक भी शब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस गर्मागर्म बहस के बाद समीर बिना नाश्ता किए ऑफिस निकल गया। ऑफिस में भी उसका मन नहीं लग रहा था। लंच टाइम में सब साथ बैठे थे, लेकिन समीर एक कोने में उदास बैठा रहा। विजय, जो उसका खास दोस्त था, पास आया। अरे यार, क्या हुआ? तू तो आज कुछ खा भी नहीं रहा। विजय, कल तेरे घर जो देखा, उसने मेरे अंदर बहुत कुछ तोड़ दिया। तू अपने मम्मी पापा की कितनी इज्जत करता है। भाभी भी कितनी मोहब्बत से उनका ख्याल रखती है। सबके होते हुए भी एक अपनापन, एक जुड़ाव दिखा तुम्हारे परिवार में। और मैंने अपनी बीवी की जिद में आकर अपने मां बाप से अलग घर ले लिया। पापा की मौत हो गई और मां अकेली रह गई। मैं यहां अपने सास ससुर को साथ रख रहा हूं और मां को अकेला छोड़ दिया। विजय सुनकर चुप रह गया।
समीर का दर्द बहने लगा। जानता है, जब मेरा बेटा हुआ था, मां बहुत खुश हुई थी। खबर मिलते ही अस्पताल पहुंच गई, लेकिन वहां वंदना और उसकी मां ने ऐसा व्यवहार किया कि मां को लगा जैसे वो पराई हो गई हो। मुझे मजबूरी में कहना पड़ा, मां, आप घर जाइए। मां का वो आंसुओं से भरा चेहरा आज भी याद है। मैंने देखा था, वो चुपचाप मुड़ी और चली गई। उस दिन के बाद से उन्होंने मुझसे न कभी कुछ मांगा, न कुछ कहा। समीर की आंखें भीग गई। विजय, क्या मैंने सही किया? विजय ने उसका कंधा थामा। नहीं दोस्त, तू गलत नहीं था, तू बस उलझ गया था। लेकिन अभी देर नहीं हुई। अपनी मां से जाकर मिल, उनके पास बैठ, उनसे माफी मांग। वो आज भी तुझे उतना ही चाहती होंगी जितना पहले चाहती थी। मुझे अपनी मां से नजरें मिलाने में भी शर्म आती है। समीर की आवाज भारी हो गई थी। क्या कुछ नहीं किया मैंने वंदना के लिए? हर खुशी देने की कोशिश की, लेकिन कभी उसने ये नहीं सोचा कि मेरी खुशी क्या है। विजय ने दोस्त के कंधे पर हाथ रखा और गंभीरता से कहा, नहीं समीर, अब वक्त आ गया है कि तू अपने और अपने मां बाप के लिए स्टैंड ले। कब तक तू दूसरों के इशारों पर चलता रहेगा? अगर हालात नहीं बदलते तो खुद हालात बदलने की ताकत रख। जा, अभी जा और आंटी के पास चला जा। मैं शर्त लगा सकता हूं, तेरी एक झलक पाने को तरसती तेरी मां तुझे देखते ही सब भूल जाएंगी। समीर को विजय की बात सही लगी। उसने फौरन ऑफिस से छुट्टी ली और मां के पास जाने का निर्णय लिया। घर के बाहर पहुंचा तो उसके कदम रुक गए। भीतर आत्मग्लानि से भरा मन। मेरे कारण मां अकेली रह गई। मैंने ही इस परिवार को तोड़ दिया। लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर वो भीतर गया। जैसे ही अंदर पहुंचा, आंगन में एक सुंदर दृश्य उसकी आंखों के सामने था। निर्मला जी दो छोटे बच्चों के साथ बैठी थी। कभी उन्हें कहानी सुना रही थी, तो कभी उनकी बातों पर हंस रही थी। समीर की आंखें नम हो गई। यही तो मेरी मां थी। बचपन में मेरे गालों को ऐसे ही चूमती थी, प्यार से गले लगाती थी। समीर, निर्मला जी ने देखा तो चौंक गई। खुशी और आश्चर्य एक साथ उमड़ पड़ा। समीर उनके पास आया, पैरों में झुका। मां, बस इतना ही कह पाया और उनकी गोद में सिर रख दिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद मां ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, इतने दिनों बाद मां की याद आए बेटा? मां, मेरे एक फैसले ने हम सबकी खुशियां छीन ली। अब तो लगता है मैं खुद ही एक जाल में फंस गया हूं, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। निर्मला जी बोली, बेटा, ये जाल किसी और ने नहीं, तुमने खुद बुना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि उससे निकलना नामुमकिन है। पर याद रखो, गुस्से में कभी कोई बड़ा फैसला मत लेना। धीरे धीरे वंदना को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाओ। मुझे अपनी परवरिश पर भरोसा था। मेरी ममता तुझे एक दिन जरूर मेरे पास खींच लाएगी। प्यार में बहुत ताकत होती है बेटे, और वही ताकत तुम्हें अपने रिश्ते संभालने में मदद करेगी। मां, आपसे बात करके मुझे सुकून मिला है, जैसे मन का बोझ हल्का हो गया हो। समीर की आंखें अब मुस्कुरा रही थी। पर मां, ये बच्चे कौन हैं? बेटा, तेरे जाने के बाद ये घर बिल्कुल सूना हो गया था। अकेलापन काटने को दौड़ता था, तो मैंने कल से डे केयर शुरू कर दिया है। अभी 2 बच्चे आते हैं, पर इनकी किलकारियां घर को फिर से जीवंत कर देती है। समीर मुस्कुराया, तो फिर मैं एक बढ़िया सा बोर्ड लगवाता हूं बाहर, और बच्चों के लिए ढेर सारे खिलौने भी मंगवाता हूं। मां ने बेटे की आंखों में चमक देखी और उसे दुलारते हुए कहा, अब लग रहा है कि मेरा समीर वापस लौट आया है। शाम तक समीर ने सब इंतजाम करवा दिया। रात को मां के हाथ का खाना खाया। कितने सालों बाद ऐसा हुआ था। जब समीर अपने घर पहुंचा, तो वंदना चुपचाप बैठी थी। पास में सोनू खेल रहा था। समीर किसी से कुछ बोले बिना जाकर सोनू को गोद में उठा लिया।
बहुत देर तक उसे यूं ही देखता रहा। वंदना ने पूछा, कहाँ थे तुम? समीर ने उसकी तरफ देखा। मां के पास गया था। आज बहुत सुकून मिला। जानती हो वंदना, मां ने घर में डे केयर शुरू कर दिया है। अब वो अकेली नहीं है। उन्हें बच्चों की किलकारियां फिर से जीने की वजह दे रही है। वंदना कुछ नहीं बोली, पर समीर की आंखों में एक अलग ही दृढ़ता और बदलाव दिख रहा था। शाम की हल्की रोशनी में समीर अपने बेटे को गोद में लेकर खेल रहा था। पास ही वंदना बैठी थी, चेहरा थकात का सा और मन उलझनों से भरा। समीर, उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे कहने पर मैंने बॉस को फोन कर दिया है। मैं अगले हफ्ते से ऑफिस ज्वाइन कर रही हूं। लेकिन प्लीज, तुम मेरे मम्मी पापा के बारे में ऐसा मत कहा करो। समीर ने गहरी सांस ली। सॉरी वंदना, महंगाई और जिम्मेदारियों ने इतना दबाव बना दिया था कि कुछ गलत बोल गया। थोड़ा थक गया हूं। एक कप चाय बना देना प्लीज। वंदना रसोई में चली गई। उसी वक्त वंदना के माता पिता ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। वातावरण में हल्का तनाव अब भी तैर रहा था। वंदना के पापा बोले, बेटा समीर, अगर हमारे बेटे बहू हमसे अच्छे से पेश आते तो हमें कभी बेटी के घर आकर रहने की जरूरत न पड़ती। बहू ने घर में ऐसा माहौल बना दिया था कि हम बेबस हो गए। समीर ने हल्की मुस्कान के साथ कटाक्ष किया। फिर भी आप भाग्यशाली हैं। आपके पास तो बेटी है जो इस उम्र में आपका ख्याल रख रही है। एक बार मेरी मां के बारे में भी सोचिए। उसका न कोई बेटा साथ है, न कोई बेटी। सिर्फ उसकी बहू की जिद के कारण वो अकेले रहने को मजबूर है। कभी कभी तो मन करता है कि काश मेरी भी कोई बहन होती जो मेरी मां का सहारा बनती। समीर की बात सुनकर वंदना के माता पिता एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। समीर फिर बोला, वंदना, मेरी चाय कमरे में ही दे देना। और हां, मेरे लिए खाना मत बनाना, मुझे भूख नहीं है। कहते हुए वो अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह समीर ऑफिस निकल गया। पीछे वंदना के माता पिता ने धीरे से उसे समझाते हुए कहा, बेटी, हम अब और यहां नहीं रुक सकते। तुम दोनों के बीच किसी प्रकार का तनाव हमारे कारण न हो, इसलिए हम आज ही अपने घर लौट रहे हैं। वंदना घबरा गई। नहीं मम्मी पापा, आप यहां से नहीं जाएंगे। मेरे होते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। भैया तो वैसे भी भाभी के अलावा किसी की नहीं सुनते। पापा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तेरा भाई इतना भी बुरा नहीं है जितना कि तेरी मां बताती रही है। छोटी मोटी बातों को बड़ा बनाना ठीक नहीं। अब हम अपने घर ही ठीक है। वंदना चिंतित स्वर में बोली, पर अब मैं नौकरी शुरू कर रही हूं तो सोनू का ध्यान कौन रखेगा? मां बोली, अब ये तुम दोनों की जिम्मेदारी है। हमने फैसला कर लिया है, हमें अब चलना है। पिता बोले, अगर बहुत जरूरत पड़ी तो तू सोनू को हमारे घर छोड़ सकती है। इसी बहाने तू भी मिलती रहेगी। सोमवार से वंदना ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। सोनू को उसने अपने माता पिता के घर छोड़ दिया, पर वो घर उनके घर से दूर था। हर दिन आना जाना मुश्किल था। 5 दिन सोनू के बिना जैसे वंदना ने काटे, कोई पहाड़ से भारी लगे। शुक्रवार शाम वंदना ने कहा, समीर, घर कितना सूना लग रहा है ना? सोनू के बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता। मेरी 2 दिन की छुट्टी है, चलो उसे ले आते हैं। समीर ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, इतना सोचने की जरूरत नहीं वंदना। जैसा हमने अपने माता पिता के साथ किया है, एक दिन हमारा बेटा भी हमारे साथ वैसा ही करेगा। जब वो बड़ा होगा तो हमें भी अलग कर देगा और हम भी अपनी मां की तरह अकेले रोते रह जाएंगे। वंदना सिहर उठी। नहीं समीर, मैं अपने बेटे को इतना प्यार दूंगी कि वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। यही तो मेरी मां ने भी सोचा था। हर खुशी मुझे दी, हर जरूरत पर अपनी नींदें त्याग दी। लेकिन मैंने तो उन्हें छोड़ दिया, सिर्फ तुम्हारे प्यार की खातिर। समीर का गला भर आया। वंदना स्तब्ध रह गई। उसके भीतर जैसे कुछ टूट गया और कुछ जाग गया। उसी शाम वे दोनों अपने बेटे को वापस घर ले आए। सोनू को देखकर
दोनों की आंखें खुशी से भर गई। अगले दिन सोमवार था। वंदना अलमारी के पास खड़ी कुछ सोच रही थी। फिर धीरे से समीर के पास आई और बोली, समीर, मैंने बहुत कुछ सोचा है। क्या मैं आंटी को घर ले आऊं? सच कहूं तो अब जब मैं मां बनी हूं, तभी जाकर समझ पाई हूं कि एक मां क्या महसूस करती है जब उसका बच्चा उसे छोड़ देता है। मैं चाहती हूं कि सोनू अपनी दादी की गोद में खेले। जिस प्यार से उन्होंने तुम्हें बड़ा किया, वो प्यार मैं भी उन्हें लौटाना चाहती हूं। समीर की आंखें छलक आई। क्या सच में वंदना? वंदना ने सिर हिलाया। हां, मुझे देर से समझ आया, पर अब मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। सुनिए, क्या आपकी मां जी सोनू को संभाल लेंगी? वंदना ने हिचकिचाते हुए पूछा। समीर चौंक गया। तुमने क्या कहा? वो उसकी ओर देखता रह गया। वंदना ने फिर दोहराया, अगर हम सोनू को कुछ समय के लिए दादी के पास छोड़ दें, तो क्या मां जी को कोई परेशानी होगी? समीर हल्के से मुस्कुराया। लो, भला उन्हें क्या परेशानी होगी? अरे, उन्होंने तो घर में ही बच्चों के लिए डे केयर खोल लिया है। ये सुनकर वंदना हैरान रह गई। क्या वो भी हमारे ही पास रहती है? तो फिर तो हम रोज शाम को सोनू को वापस ले आएंगे। अब ज्यादा दिन उससे दूर नहीं रहना पड़ेगा। समीर ने तुरंत अपनी मां को फोन मिलाया। उधर निर्मला जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये भी कोई पूछने की बात है बेटा, मुझे बहुत खुशी होगी। वे खुशी से झूम उठीं। उस रात समीर और वंदना दोनों को बहुत दिनों बाद चैन की नींद आई, और निर्मला जी तो खुशी के मारे सो ही नहीं पाई। अगले दिन सुबह गाड़ी का हॉर्न बजा। निर्मला जी दौड़ती हुई गेट पर आई। समीर ने मुस्कुराते हुए सोनू को गोद में उठाया और कहा, लीजिए मां, संभालिए अपने पोते को, और फिर ऑफिस की ओर निकल गया। वंदना ने भी चैन की सांस ली। कुछ ही दिनों में सोनू अपनी दादी के साथ ऐसे घुल मिल गया कि मां के पास रहते हुए भी दादी के पास जाने की जिद करने लगा। और वंदना ये देखकर चकित थी कि सोनू ने दादी से बड़ों के पांव छूना, भोजन से पहले प्रार्थना करना जैसी सौम्य आदतें सीख ली थी। एक दिन समीर ऑफिस से घर आकर बोला, मुझे ऑफिस की तरफ से कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना है। वंदना की चिंता बढ़ गई। अब मैं सोनू को दादी के पास कैसे छोड़ूंगी? ना मुझे ड्राइविंग आती है और ना ही इतनी छुट्टी मिलेगी। तो क्यों ना तुम खुद मां के पास ही कुछ दिन के लिए चली जाओ? समीर ने सुझाव दिया। वंदना चौंकी। सासू मां के पास? थोड़ी देर सोचकर वो बोली, ठीक है, जैसा आप कहें, मैं आज ही सामान पैक कर लेती हूं। शाम को वे लोग निर्मला जी के घर पहुंचे। अचानक उन्हें देखकर निर्मला जी हैरान भी हुई और खुश भी। वंदना ने कहा, मां जी, क्या मैं यहां कुछ दिन रह सकती हूं? निर्मला जी मुस्कुराई। अरे, ये भी कोई पूछने की बात है? ये घर आज भी तुम्हारा ही है। इतना अपनापन देखकर वंदना भीतर से हिल गई। निर्मला जी ने बड़े प्यार से खाना बनाया। आज बहुत दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। वंदना अब सास के हर काम में हाथ बंटाने लगी थी। 5 दिनों में उसका नजरिया पूरी तरह बदल गया। उसे अपनी मां की वो सिखाई बातें याद आने लगी। तेरी सास बहुत चालाक है, जल्दी से दामाद को मुट्ठी में कर लेना और अलग हो जाना। लेकिन सासू मां तो उससे एकदम अलग निकली। स्नेह, सहनशीलता और ममता से भरी हुई। समीर के लौटने के बाद वे सब घर आ गए, पर अब वंदना का मन बार बार निर्मला जी के पास खिंचने लगा। एक रविवार को वंदना को उसकी मां मोहिनी का फोन आया। बेटा, आज इतवार है, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए, आज हमारे घर आ जाओ। वंदना ने स्पष्ट कहा, नहीं मम्मी, आज हम नहीं आ पाएंगे। क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? बस मम्मी, आज का दिन मैं अपनी सासू मां के साथ बिताना चाहती हूं। मोहिनी अवाक रह गई। उधर दाढ़ी बनाते हुए समीर ने यह बात सुनी तो चौंक गया और गाल पर ब्लेड भी कट गया। इससे पहले कि मोहिनी कुछ और कहती, वंदना ने फोन काट दिया।
समीर लगातार वंदना को देखता ही रह गया। आज तुमने अपनी मां के घर जाने से मना कर दिया? वंदना मुस्कुराई। हाँ समीर, आज का दिन बहुत खास है। जल्दी से नहा लो, हम मां जी के पास चलेंगे। थोड़ी देर में वे लोग निर्मला जी के घर पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खुला, वंदना ने मुस्कुराकर कहा, जन्मदिन मुबारक हो मां जी। इतना सुनते ही निर्मला जी की आंखों से खुशी के आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। समीर भी स्तब्ध था। उसे तो याद ही नहीं था कि आज उसकी मां का जन्मदिन है। आज वंदना अपने हाथों से केक बनाकर लाई थी। सबने मिलकर खूब हंसी खुशी से जन्मदिन मनाया और फिर वंदना ने हाथ जोड़कर कहा, मां जी, आज आपका जन्मदिन है, लेकिन मैं आपको कुछ देने की बजाय आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। क्या आप मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर सकती हैं? कहते कहते वंदना उनके पैरों में गिर पड़ी। निर्मला जी ने उसे गले से लगाया और कहा, बेटा, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा। तुम लोग वापस आ गए, बस यही सबसे बड़ी खुशी है। नहीं मां, अब हम आपसे दूर नहीं जाएंगे। अब हम सब एक साथ रहेंगे, वंदना ने दृढ़ता से कहा। आज निर्मला जी के घर से फिर से हंसी, रौनक और अपनापन की आवाजें गूंज रही थी। उनका सूना घर फिर से घर बन गया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।